IIT PCS के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से विषय हैं जिन पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है ग्लोबल रिच लिस्ट 2024, ये जारी की गई है। दूसरा है विश्व रंगमंच दिवस 2024, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है समुद्र पहरेदार जहाज, ये क्या कार्य कर रहे हैं। और अंत में है प्रमुख नियुक्तियां जो भी वर्तमान में हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले किससे? ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 से, और क्या इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इनको जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसको पब्लिश कौन करता है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट शंघाई में स्थित है। ये प्रत्येक वर्ष एक लिस्ट निकालता है, ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा निकाली जाती है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बिलियनियर्स की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करता है। बिलियनियर वो होते हैं जिनके पास लगभग $1 बिलियन यानी कि 8,333 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हो, उसको हम बिलियनियर कहते हैं। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी जो कि है क्या? मुंबई, यह एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। और इसने किसको पछाड़ा है? चीन को पछाड़ा है। और चीन को पछाड़ करके, क्योंकि पहले क्या था, चीन की राजधानी जो बीजिंग थी वो एशिया की सबसे, जो अरबपतियों की राजधानी है वो कही जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि मुंबई अपना एशिया का अरबपतियों की राजधानी बन गया है, चीन को पछाड़ करके। ठीक है, मुंबई में यदि बात की जाए तो 603 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 92 अरबपति रहते हैं। वहीं यदि चाइना, जिसका बीजिंग है, इसकी बात की जाए तो 16,000 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 91 अरबपति रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें सूची के अनुसार चीन में 814 अरबपति हैं और भारत में 271 अरबपति हैं। ठीक है, विश्व के टॉप 10 बिलियनियर में सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम है, जो भारतीयों की तरफ से है। ठीक है, इनके पास जो संपत्ति है दैट इज समथिंग 9.43 लाख करोड़ रुपीज। ठीक, मुंबई वैश्विक स्तर पर इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है। यदि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो थर्ड प्लेस पे है। एशिया की बात की जाए तो फर्स्ट प्लेस पे है। पछाड़ा किसको है? तो चीन के बीजिंग को पछाड़ करके वो एशिया में फर्स्ट प्लेस पे है और वर्ल्ड लेवल पर थर्ड प्लेस पे हो। पहले प्लेस पे कौन है? तो न्यूयॉर्क है, जहां पर 119 लोग अरबपति हैं। वहीं यदि बात की जाए दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर लंदन है, जहां पे 97 लोग अरबपति हैं। ठीक है, ये तो रही लिस्ट की बात जो हमने देखी। अब बात करेंगे विश्व रंगमंच दिवस के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 27 मार्च को हम इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट्स के जो केंद्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। इसका इकलौता उद्देश्य है कि लोगों को कला के प्रति जागरूक करना, उनको इन्हेंस करना, इसके बारे में बताना और रक्षा करना। जो पुरानी हमारी कलाएं हैं उनको क्या है? संरक्षित करना और उनकी रक्षा करना है। ठीक है, इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, यह इंस्टीट्यूशन यूनेस्को का एक सहयोगी संगठन है और जो विश्व में थिएटर है उनको बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करता है। तो बेसिकली ये यूनेस्को का एक इंस्टीट्यूशन है, इसको याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य कला रूप को क्या करना है? बढ़ावा देना है और व्यापक स्तर पर लोगों को इस ये जो मूल्य है इसके बारे में जागरूक करना है। पहला जो नाटक है वो एथेंस में एक्रोपोलिस में स्थित थिएटर ऑफ डायनोसिस में आयोजित किया गया था। यह नाटक 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का माना जाता है। थिएटर ऑफ डायोनिसस दुनिया का सबसे पुराना थिएटर है, जिसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था। रंगमंच एक कला का रूप है जो लोगों को शिक्षित, मनोरंजन और प्रेरित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं? नुक्कड़ नाटक करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये क्या है? एक रंगमंच है। ठीक है, कार्य करते हैं उस पर, हम शिक्षित कर रहे हैं लोगों को। हम नाटक के माध्यम से बता रहे हैं कि शराब क्या है, बुरा है, इसको छोड़ देना चाहिए, तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैसे यहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आप देखते हो ना कि जब आप कॉलेज में बड़े बड़े फेस्ट होते हैं तो वहाँ पर नाटक होते हैं, मंच होते हैं, थिएटर्स होते हैं, करवाए जाते हैं और उसे एक कहानी जो है आप लोगों को बताई जाती है, समाज को प्रेरित किया जाता है। तो उसके लिए भी ये कार्य में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम समुद्र पहरेदार जहाज के बारे में। बेसिकली ये काम क्या कर रहे हैं और कहाँ पर है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल का एक विशेष प्रदूषण नियंत्रणकारी जहाज है। तो ये क्या कर रहा है? जो कोस्टल एरियाज में प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए बेसिकली ये जो जहाज है वो तैनात किए गए हैं। और इसमें क्या है? ये जहाज आसियान देशों यानी कि फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई में 25 मार्च से 12 अप्रैल तक तैनात रहेंगे। यह विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज की यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या करेंगे? यात्रा करेंगे और इसमें पूरे आसियान जो कंट्रीज है वो भी हमारी शामिल है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री प्रदूषण जो प्रतिक्रिया क्षमता है उसका प्रदर्शन करना है कि कैसे हम समुद्र के प्रदूषण को कम कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या क्या फ्यूचर में प्लान्स हैं और वर्तमान में क्या टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम इस प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी का प्रदर्शन करना है। इसके साथ ही फिलीपींस तटरक्षक के साथ द्विपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा देना है, तो ये दोनों मिलकर के इसमें कार्य कर रहे हैं। आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के बारे में उत्पन्न समस्याओं को भी यहाँ पर देखना है और उनको सॉल्व करने का प्रयास करना है, देखना है क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम उनसे बाहर आ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से आपका जो समुद्री पहरेदार जहाज अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, आसियान देशों में भारतीय तटरक्षक जहाज यह लगातार तीसरी बार तैनात हो रहा है। ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली एक्सरसाइज नहीं है, ये जो नियंत्रण कार्यक्रम है ये तीसरी बार होने वाला है। इससे पहले वर्ष 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ICG प्रदूषण नियंत्रण जहाजों ने इस पहल में हिस्से के रूप में कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया की यात्रा की थी। ठीक है, तो इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो कंट्रीज हैं वहां पर यात्रा करते हैं। लास्ट ईयर 2023 में हुआ था। अब बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियों की, तो कहां कहां पर नियुक्ति की गई है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निम्नलिखित नियुक्तियों को मंजूरी दी है। ठीक है, सबसे पहला है सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री सदानंद वसंत 31 दिसंबर 2026 तक अपने पद पर रहेंगे और वो जो स्थान लेने वाले हैं वो दिनकर गुप्ता का स्थान लेंगे। आगे बात कर लेते हैं NIA के बारे में थोड़ा सा। तो ये भारत का एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है। ठीक है, इसका गठन यदि बात करूं तो 2008 में मुंबई में हुआ था और आतंकवादी हमलों के बाद NIA अधिनियम 2008 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में शामिल कर लिया गया था। इससे पहले ये वैधानिक निकाय नहीं था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और राधा विनोद राजू INA के संस्थापक महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पीयूष आनंद जी की। तो इनको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का महानिदेशक बनाया गया है और वह अतुल करवाल का स्थान लेंगे। NDRF के बारे में बात करें तो यह एक विशेष प्रतिक्रिया बल है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में किया गया था। ठीक है, इस गठन का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आपदा जो प्रतिक्रिया बल है इसके रूप में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से बचना, लोगों को रिलीफ दिलाना, यदि वहां पर कोई फंस गया है निकालना, राहत कार्य, बचाव कार्य, ये सारी चीजें चलाना। ठीक है, आगे बात करेंगे राजीव कुमार शर्मा जी को। तो इनको पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BRPND का महानिदेशक बनाया गया है। ये जून 2026 तक अपने पद पर रहेंगे और उन्होंने बालाजी श्रीवास्तव जी का नाम जो स्थान है वह लिया है। ठीक है, तो ये था। इसके बारे में बात कर लेते हैं BRD क्या है, इसका गठन कब हुआ था। तो वर्ष 1970 में इसका गठन हुआ था। इसकी स्थापना देश में पुलिस की आवश्यकताओं और मांगों की पहचान करने, अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने तथा पुलिस के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के सुझाव देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंत में प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। सबसे पहला है NIA भारत में एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यहाँ NIA अधिनियम 2008 के तहत एक वैधानिक निकाय है। और तीसरा है 31 दिसंबर 2026 तक के लिए सदानंद वसंत को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।